Hello student, good morning all of you. Now start organic. तो हमने आपको कल जो टीच किया था वो डिहाइड्रेशन E1 मैकेनिज्म हमने आपको करा रखा था। और हम स्टार्ट करते हैं, E1 ही पढ़ेंगे, अब डिहेलोजिनेशन पढ़ते हैं। तो E1 मैकेनिज्म देखेंगे, डिहेलोजिनेशन। तो राइट डाउन हेडिंग E1 मैकेनिज्म, E1 मैकेनिज्म, E1 mechanism for dehalogenation. Dehalogenation. E1 mechanism for dehalogenation यानी -X इलिमिनेट होना और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होना। ठीक है, तो इसको हम मैकेनिज्म लेते हैं। तो मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, हमने CH3 CH और CH3 और यहां लगा हुआ है Cl या Br, कोई भी ले लो। अब यहां हमने लिया एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH और थोड़ा सा इसको हीट कर दिया अप्रॉक्स 60 डिग्री सेल्सियस। एल्कोहलिक KOH हमने एज ए रिएजेंट लिया है। ठीक है, अब इसका जो प्रोडक्ट बनता है, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये इसका प्रोडक्ट बना। दिस वन इज प्रोडक्ट। ये हमारा डायरेक्ट हमने प्रोडक्ट बना दिया, ये इलिमिनेट हुआ और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो कहीं ना कहीं इसमें हम बोल देंगे इलिमिनेशन हुआ है, यानी एक सिंगल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड, यानी एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, दिस वन इज एल्काइल हैलाइड विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्कीन, दिस वन इज एल्कीन। एल्काइल हैलाइड और दिस वन इज एल्कीन। इसी को बोलेंगे हम डिहेलोजिनेशन। मतलब नाम से क्लियर हो गया होगा, क्लोरीन इलिमिनेट हो रहा है। क्लोरीन कहां जाएगा, तो KCl बन जाएगा यहां से। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड से बन गया डबल बॉन्ड। ठीक है, ध्यान देना, एक मैं यहां पर और प्रोडक्ट लिख रहा हूं। अगर बाय द वे यहां लिखा रहता H2O और यहां पर 20 डिग्री या 10 डिग्री हीटिंग लिखा रहता, ये जो प्रोडक्ट बनता वो बनता CH3 CH और ये CH3 और यहां बनता OH लग जाता। यानी एल्काइल हैलाइड विल कन्वर्टेड इनटू, एल्काइल हैलाइड विल कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। Cl हट गया और अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। ये जो है वो E1 मैकेनिज्म है, दिस वन इज E1 मैकेनिज्म और दिस वन इज SN1 मैकेनिज्म। तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि हम E1 के थ्रू जाएं कि SN1 के थ्रू जाएं। तो इसके बारे में हम आज ही डिस्कस करेंगे कि SN1 क्या होता है। तो हम इसी के साथ साथ डिस्कस करेंगे SN1 में क्या होता है। तो हम SN1 मैकेनिज्म भी आज आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हमें चार्ज जो है E1 SN1 और E2 और SN2, पहले हम ये बात को कंफर्म कर लेंगे कि इलिमिनेशन में और सब्स्टिट्यूशन में, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, S फॉर सब्स्टिट्यूशन। एक न्यूक्लियोफाइल इस क्लोरीन को हटा के खुद क्या बन गया, वहां पर सब्स्टिट्यूट हो गया, OH लग गया, इसलिए इसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। तो इन दोनों में हमें प्रॉब्लम होता है कि हम किसके थ्रू जाएं। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मतलब आज ही इस मैकेनिज्म को हम पढ़ेंगे। तो इसको भी आप लिख लो। अभी मैं अभी इसका मैकेनिज्म बताता हूं, फिर इसके बारे में हम बात करेंगे। इसको बोलते हैं SN1। SN1 में क्या मैकेनिज्म है वो बात करेंगे।
तो देखो यहां से सिंगल से डबल बॉन्ड बन गया तो इलिमिनेशन हुआ और ये Cl हट गया। यहाँ पर ये भी लिख लेना, एल्काइल हैलाइड है ये, यहाँ पर इसको लिख लो CH3 CH और CH3 और Cl। यहां से ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, ये हमारा रिएजेंट था, ठीक है। तो ये SN1 है, इलिमिनेट, इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। क्लोरीन हट गया और सब्स्टिट्यूट हो गया है। तो कुल मिला के हम दोनों मैकेनिज्म के बारे में डिटेल यहाँ से हम पढ़ेंगे कि कब क्या क्या होता है और सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो इलिमिनेशन आज यही पर एंड हो जाएगा, क्योंकि इलिमिनेशन E1 खत्म हो जाएगा, अब बच जाएगा E2। तो E2 भी बताऊंगा। तो पहले हम E1 के बारे में इसका मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं। हालांकि इसका मैकेनिज्म पढ़ लिए टाइम नहीं लगेगा, जो मैकेनिज्म हमने आपको अल्कोहल में बताया था वही मैकेनिज्म यहाँ भी है। अब देखो यहाँ स्टेप 1 में क्या होगा। स्टेप 1 में बात है, यहाँ हम अल्कोहलिक KOH लेते हैं। तो यहां पर हम एक वीक बेस लेते हैं, वीक बेस। हर चीज का रीजन है क्यों ऐसा वीक बेस ही क्यों लिया जाता है। तो पहला पॉइंट ये है कि जो रिएजेंट लिया जाता है वो वीक बेस होता है, ठीक है। यहां पर हम और भी लेंगे, जैसे CH3OH भी ले सकते हैं, C2H5OH भी ले सकते हैं। ये दिस वन इज वीक बेस, ये सब यहां लिया जाता है। अब होता है क्या, यहां पर ये जो इसका OH माइनस है, ये OH माइनस जो है K प्लस और OH माइनस, वो यहां से इस पे पार्शियल पॉजिटिव है और ये पार्शियल नेगेटिव है। तो ये इसको अप्रोच करने की कोशिश करता है, ये प्लस और ये माइनस इसको पीछे से अप्रोच करने की कोशिश करता है, यहां से अटैक करने की कोशिश करता है। तो पहला स्टेप में होगा क्या, जब CH3 CH और यहां Cl है और यहां CH3 है, जो ये OH माइनस है यहां से, ठीक है, वो इसको अप्रोच करने की कोशिश करेगा और ये बॉन्ड वीक होता चला जाएगा। ये धीरे धीरे बॉन्ड वीक होता चला जाएगा, टूट जाएगा। अब ये अप्रोच कर रहा है क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव है, अप्रोच करेगा और धीरे धीरे बॉन्ड तोड़ देगा अपना। जैसे ही तोड़ेगा तो यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके निकल जाएगा। अभी अटैक नहीं हुआ है, अभी अटैक नहीं हुआ है। अब क्या होगा, चाहता तो यहां OH अटैक मार सकता था, वहीं जब OH अटैक मारता तो न्यूक्लियोफिलिक हो जाता, बन जाता है, वहीं पे SN1 बन जाता है। कैटलिस्ट वगैरह सब लिखवाएंगे इसमें, पहले आप मैकेनिज्म देख लो। तो यहां पर हमारा इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन बना, इन इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन विल फॉर्म, और E1 में तो कार्बोकेटाइन बनता ही बनता है, कार्बोकेटाइन फॉर्म। अब यहां बात रहा, सर यहां प्लस है और यहां माइनस है, अटैक करवा दो, OH बना दो। हाँ, इसीलिए हम वीक बेस यहां यूज करते हैं, ताकि ये अटैक ना कर पाए, ये जल्दी से अटैक ना हो पाए, ठीक है। अटैक करके ये OH बना देता है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, ये तुरंत अटैक कर लेता, अब यहां OH जुड़ जाता, लेकिन हमें वो नहीं करवाना है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, तो इंटरमीडिएट में क्या बना, कार्बोकेटाइन फॉर्म इन इंटरमीडिएट। ये ध्यान रखने से मतलब क्या है, दिस वन इज RDS, दिस वन इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहां से हम इसके रेट को डिसाइड करेंगे, दिस वन इज RDS। यहां से हम इसकी रेट, स्पीड को बताएंगे। तो जिसका ये कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उसका स्पीड क्या होगा, बनने का फास्ट होगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है। मेजर और माइनर यही से डिसाइड करेंगे। अब बात रहा कि इस हाइड्रोजन को हम निकाले कि इस हाइड्रोजन को निकाले, तो यहां तो सिमेट्रिक है, कोई भी हाइड्रोजन को निकालो, ठीक है। तो यहां से जब कार्बोकेटाइन बना तो हम किसके किसके बारे में सोच सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में सोच सकते हैं, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट के बारे में सोच सकते हैं। बिना रीअरेंजमेंट के प्रोडक्ट हम लिखेंगे नहीं। जहां जहां इंटरमीडिएट में बनता है वहां वहां हम रीअरेंजमेंट के बारे में सोचते हैं, ठीक है। अगर अरेंजमेंट कर भी लिए हमने तो हम मेजर और माइनर के बारे में सोचेंगे। हमने इसके ऊपर क्वेश्चन करा रखा है, ये तीनों के बारे में कैसे क्वेश्चन करेंगे हम। अब यहाँ पर रीअरेंजमेंट होने का कोई क्वेश्चन तो है नहीं,
प्रॉब्लम तो है नहीं, रीअरेंजमेंट तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो अब इस हाइड्रोजन को निकाले कि इस हाइड्रोजन को निकाले, तो मेजर और माइनर यहीं से डिसाइड होगा। लेकिन ये दोनों हाइड्रोजन क्या है, सिमिलर है, यानी बीटा हाइड्रोजन सिमिलर है, तो कोई भी हाइड्रोजन निकाल दो, और एक हाइड्रोजन निकालोगे तो प्लस माइनस होगा, और ये प्लस और यहाँ वाला माइनस, एक मैं बीच में बना दे रहा हूं, CH3CH और यहाँ CH2 माइनस, एक हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से हाइड्रोजन प्लस यहाँ से निकल गया, बॉन्ड टूट गया। अब इस प्लस और इस माइनस में क्या कर दो, बॉन्ड बना दो। आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, तो यहाँ से डबल बॉन्ड बना दो, ये हमारा बन गया, प्रोडक्ट बन गया, यही हमारे प्रोडक्ट लिखा था। अच्छा, डिसाइडिंग ये होगा कि इस हाइड्रोजन को तोड़े कि इस हाइड्रोजन को तोड़े, तो यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, दोनों हाइड्रोजन को तोड़ो एक ही प्रोडक्ट मिलने वाला है। हाँ, लेकिन किस हाइड्रोजन को तोड़े, बीटा हाइड्रोजन चुनना होगा, तो आप चुनोगे और यहां से अल्फाइंस के डिसाइड करके मेजर और माइनर डिसाइड करोगे। तो ये हमारा हुआ इलिमिनेशन, यानी सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, दैट इज नोन एज इलिमिनेशन। तो वीक बेस क्यों हम लेते हैं, ताकि एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक ना कर ले, इसलिए हम वीक बेस लेते हैं। वीक बेस लेने का रीजन क्या है, यहां से इस पे अटैक ना कर दे, ठीक है। तो वीक बेस हम इसीलिए लेते हैं कि हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन से बचने के लिए, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना हो जाए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना हो जाए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से बचने के लिए हम वीक बेस लेते हैं। अल्कोहलिक KOH लेते हैं, या जहां देखो अल्कोहलिक, याद रखना अल्कोहलिक KOH में इलिमिनेशन ही करवाना है, ऐसे भी अल्कोहल लाइफ में इलिमिनेट कर देता है, तो लाइफ को जब इलिमिनेट कर देता है तो रिएक्शन क्या बात है, तो इसमें इसीलिए डबल बॉन्ड का बनाना जरूरी है। तो याद रखना अल्कोहलिक केस जब जब आए, जब अल्कोहलिक केस तुम्हें दिखे, तब तक समझ जाना हमें इवन मैकेनिज्म, यानी SN1 नहीं करवाना है, इसमें और इसमें डिसाइडिंग नहीं करेंगे हम अभी इसमें देख रहे हैं कि हम ये ना कर लें, सब्स्टिट्यूशन ना कर लें। तो जब जब तुम्हें अल्कोहलिक KOH और हीटिंग दिखे, ये जैसे ही दिखे, तुरंत आइडिया लगा लेना है कि या तो E1 होगा या तो E2 होगा, SN1 और SN2 नहीं होगा। अगर ये अटैक करता तो यहाँ OH बन जाता और SN हो जाता, उसको भी बता दे रहा हूं मैं अभी। तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियोफिलिक E1 मैकेनिज्म, इसको आप फॉलो कर लो, लिख लो। और यहां से अगर मैं क्वेश्चन दूं तो वही क्वेश्चन फिर से दे सकता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन, रीअरेंजमेंट और मेजर प्रोडक्ट, इसके बारे में पहले लिख लो आप। अब यहां ध्यान देना, लिखना है यहाँ पे। अब यहाँ हीटिंग के क्या रिक्वायरमेंट है अब होता है क्या, इस बॉन्ड को हम तोड़ते हैं, फिर हाइड्रोजन को तोड़ते हैं, दो बॉन्ड हमने तोड़ा है, एक इस बॉन्ड को तोड़ा है यहां से यहां तक लाने के लिए, और एक यहां हाइड्रोजन को तोड़ा है हमने, और एक बॉन्ड बनाया है। तो दो बॉन्ड तोड़ा हमने और एक बॉन्ड बनाया, पाई बॉन्ड बनाया हमने, और लेकिन दो बॉन्ड तोड़ा, इस क्लोरीन को तोड़ा था हमने, और यहां पर एक हाइड्रोजन को तोड़ा था, और एक बॉन्ड बना था, यानी कि ब्रेकिंग दो हुआ है और फॉर्मेशन एक हुआ है। तो इसके वजह से रिएक्शन जो होता है वो एंडोथर्मिक होता है। तो लिख लेना, दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, यानी ये एलिमिनेशन का जो मैकेनिज्म होगा वो एंडोथर्मिक होता है, ये एंडोथर्मिक होता है, क्योंकि दो बॉन्ड ब्रेक होता है। लिख लेना, हियर टू बॉन्ड विल ब्रेक एंड वन पाई बॉन्ड विल फॉर्म, दैट्स व्हाई दो बॉन्ड का तोड़ना और एक बॉन्ड का बनने में तो रिलीज होता है और तोड़ने में हीट देना पड़ता है, तो देना पड़ेगा तो एंडोथर्मिक होगा। तो कुल मिला के हम ये जान गए, लिख लेना यहाँ पे कि हियर टू बॉन्ड विल बी ब्रेक, दिस वन बॉन्ड, चाहे OH वाला भी हम बात कर रहे थे, अल्कोहल वाला भी तोड़ रहा था, और दिस CH बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड विल फॉर्म, दैट्स व्हाई रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी हमें देना पड़ेगा, और जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगा, तो ये रिएक्शन एंडो होगा, तो दिस रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक। अब थोड़ा सा केमिकल काइनेटिक्स में, केमिकल काइनेटिक्स क्या बोलता है, केमिकल काइनेटिक्स ये बोलता है कि कोई भी रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है तो उसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे कहां जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे फॉरवर्ड जाता है। लीचडेल प्रिंसिपल हमने पढ़ा है, कहां जाता है, फॉरवर्ड। तो इसीलिए ये एंडोथर्मिक होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ाने से ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, इसीलिए हम थोड़ा सा हीटिंग देते हैं,
यहां से हमें हीटिंग देते ही सिंबल समझ में आ जाता है कि ये E1 मैकेनिज्म होने वाला है, या E1 या E2, दोनों बात एक जैसा है, या E1 या E2। तो कहीं ना कहीं अगर हीटिंग दिया जाए तो हमें समझ लेना है कि ये फॉरवर्ड जाने के लिए ये हीटिंग करवा रहा है। इसको आप लिख लेना कि E1 मैकेनिज्म या E2 मैकेनिज्म इज क्या होता है, E1 और E2 इज, E1 and E2 is endothermic. That's why when temperature will increase, then reaction will proceed in forward direction. Then reaction will proceed in forward direction. ठीक है, तो रिएक्शन हमारा क्या प्रोसीड हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से 2-3 क्वेश्चन करवाते हैं अभी। चलो, क्वेश्चन है CH3CHCl और CH3 ये है, और यहां दे रखा है आपका C2 या एल्कोहलिक KOH ले लो, एल्कोहलिक KOH और हीटिंग दिया है। आप इसका प्रोडक्ट लिखो, मेजर प्रोडक्ट लिखो और माइनर प्रोडक्ट लिखो, सारे प्रोडक्ट लिखो, फिर हम आगे बात करते हैं। लिख लिए? चलो इसमें देखते हैं अब ये क्या होगा, E1 मैकेनिज्म होगा। इंटरमीडिएट में क्या बनेगा, CH3 ये इसको अप्रोच करेगा, ये बॉन्ड तोड़ देगा, फिर CH इस पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा और ये CH3 हो जाएगा। ये हमारा इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन बना, इसको हटा देना है और वहां प्लस लगा देना है। ये हमारा इंटरमीडिएट में, जब जब इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन बनेगा तब तब 3-4 चीजें हम सोचते हैं। क्या तो क्या सोचते हैं हम, यही रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करता है। अगर बना तो हर बार नहीं बनता है, यही जो है वो रीअरेंजमेंट के बारे में बताता है कि होगा कि नहीं होगा। तो पूरे ऑर्गेनिक में ऐसा ही चलता चला जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड करेगा, रीअरेंजमेंट के बारे में सोचाएगा, रीअरेंजमेंट के बाद मेजर और माइनर के बारे में बताएगा कि मेजर और माइनर प्रोडक्ट कौन है। उसके अलावा स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बताएगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे, ये sp2 हो जाता है, sp2 हो जाता है, ये प्लेनर हो जाता है, ये ऐसे प्लेन में है। तो प्लेनर होने की वजह से जो अब अगला वाला आता है, हालांकि यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, लेकिन यहाँ के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। अगर कोई दूसरा अटैक करता है तो ऊपर से भी करेगा और नीचे से भी करेगा। हालांकि सब्स्टिट्यूशन में उस चीज सोचते हैं, लेकिन हम सोचेंगे जरूर 4 चीजें बार बार। तो यहाँ तो हम इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में यहाँ ऊपर से अटैक करेंगे, नीचे से नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड बनता है। तो हम यहाँ तो पहले सोचेंगे क्या, रीअरेंजमेंट के बारे में। अगर ये यहाँ जाता है तो यहाँ 2 डिग्री है और यहाँ जाएगा तो 3 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहाँ से रीअरेंज कर देंगे, हम बोल देंगे 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कर देंगे, अब ये यहाँ चला जाएगा तो CH3 और यहाँ हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और ये हो जाएगा CH3 और ये CH2 और यहाँ से CH3। क्यों शिफ्टिंग हुआ, क्योंकि ये 2 डिग्री था, अब ये क्या बन चुका है 3 डिग्री। तो अगले स्टेप में उसका स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रहा था,
तो स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रहा था, हाइड्रोजन यहां चला गया प्लस यहां आ गया, इधर नहीं शिफ्ट हुआ क्योंकि इधर जाता तो 1 डिग्री हो जाता, इसीलिए लेफ्ट साइड वो शिफ्ट किया है। तो यहां से हम शिफ्टिंग के बारे में हमने सोच लिया। अब शिफ्टिंग के बाद क्या सोचेंगे, मेजर और माइनर के बारे में सोचेंगे। अब मैं इस हाइड्रोजन को हटाऊं कि इस हाइड्रोजन का हटाऊं कि इस हाइड्रोजन का हटाऊं, एक चीज समझ में आ रहा है, इस हाइड्रोजन का हटाना या इस हाइड्रोजन का हटाना बात एक ही है। अब मैं डिसाइडिंग करना है कि इस हाइड्रोजन का हटाऊं कि इस हाइड्रोजन का हटाऊं। अब मैं दोनों हाइड्रोजन का हटा के देख रहा हूं, ठीक है। अच्छा, इसको हटाओ हाइड्रोजन को या इसको हटाओ, बात एक ही है, तो मैं एक ही को पकड़ रहा हूं। तो मैं दोनों तरीके से प्रोडक्ट को लिख रहा हूं। तो इसको पहले मैं पकड़ रहा हूं कि इसको मैं हटा रहा हूं। तो उसको मैं अगर हटाऊंगा तो C, तो यहां से माइनस हो जाएगा और ये प्लस और माइनस क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये CH और ये CH3 और ये लग जाएगा आपका CH3। तो यहां डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब मैं इस हाइड्रोजन का हटाऊंगा तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा, तो मैं एक और प्रोडक्ट बना दे रहा हूं, डबल बॉन्ड यहां, तो CH2 डबल बॉन्ड C, और ये ऐसा ही रह जाएगा CH3 रहेगा ना। अब ये क्या हो जाएगा, CH2 और ये हो जाएगा CH3। तो डबल बॉन्ड हमने यहां बना दिया। एक बार बीटा हमने इसको चुना, बीटा, और इसको बोल देते हैं बीटा डैश। तो हमने एक बीटा हाइड्रोजन यहां चुना और एक बीटा हाइड्रोजन डैश यहां चुना, ये वाला और ये वाला सिमिलर है, यहां डबल बॉन्ड बना देंगे और एक डबल बॉन्ड यहां बना देंगे। तो एक डबल बॉन्ड हमने यहां बनाया और एक डबल बॉन्ड यहां बनाया, हम इसको बोल देंगे मेजर है। क्यों मेजर है, तो आप बोल सकते हो कि इस डबल बॉन्ड के अलोंग 3 3 6 और 3 9, यानी यहां 9 अल्फा H है, और इस डबल बॉन्ड के अलोंग 3 और 2 5 केवल है, 5 अल्फा H है। तो 9 अल्फा H और 5 अल्फा H, तो ज्यादा हाइपर कंजुगेशन कहां होगा, इसमें होगा, इसीलिए ये मेजर हो जाएगा और ये माइनर हो जाएगा, ये मेजर हो जाएगा और ये माइनर हो जाएगा। अब जो मेजर होगा उसको हम बोलते हैं सेटजब रूल। सेटजब रूल के अकॉर्डिंग वही लिखते हैं सेटजब रूल। लेकिन आपको याद नहीं करना है कि सेटजब रूल क्या है, आपको जीओसी बस जानना है कि जो मेजर होगा वो सेटजब रूल के अकॉर्डिंग आता है, और इसको बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। इसको हॉफमैन ने बताया था, हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जो माइनर बनेगा उसको हॉफमैन बोल देंगे। बुक में लिखा रहता है कि जिधर कार्बन का अटैचमेंट ज्यादा हो मतलब उधर से अटैच करते हैं, लेकिन वो सब याद नहीं करना है, बस आपको जीओसी के अकॉर्डिंग चलना है कि जिधर अल्फा H ज्यादा होगा वो मेजर होगा, मेजर को ही सेटजब बोलते हैं, ऐसे याद करना है। और जिधर ये कम अटैचमेंट होता है, बुक में से लिखा रहेगा कि जिधर लेस कार्बन अटैच होते हैं वो माइनर होता है, और वो माइनर होता है उसको हॉफमैन बोलते हैं। तो याद नहीं करना, जीओसी से लॉजिकल जानना है कि ये जीओसी में 9 अल्फा H है, मेजर है, मेजर को सेटजब बोलेंगे हर बार, और ये माइनर को हर बार क्या बोलेंगे, हॉफमैन बोलेंगे। तो जो मेजर होगा वो सेटजब रूल के अकॉर्डिंग आया, और जो माइनर है तो हम नाम से इसके मेजर को नहीं चुनेंगे, हम मेजर चुनने के लिए आपको अल्फा H बताए हैं, तो अल्फा H सब चुनना, ये नहीं रट लेना कि सेटजब रूल है। हाँ, मेजर को सेटजब बोल देना, बस बात खत्म, और माइनर को हॉफमैन बोल देना, वही बात खत्म हो जाती। अदरवाइज बुक में लिखा रहेगा जिधर अटैचमेंट कार्बन का ज्यादा होता है उधर से वो सेटजब बनता है, जिधर से कार्बन का अटैचमेंट कम होता है यानी कम इसमें ग्रुप जुड़े होते हैं तो उसको हम हॉफमैन बोलते हैं, वो माइनर होता है। वो सब याद करने वाला है। आपको कैसे करना है, डबल बॉन्ड बनाना है, लॉजिकल सोच लेना है कि हाइपर कंजुगेशन कहां बना, ज्यादा कहां है, वो हमारा आंसर है। तो हम इसको सेटजब बोल देंगे, इसको हॉफमैन बोल देंगे। यहाँ कार्बन पे रेडिकल क्यों नहीं, यहाँ कार्बन पे रेडिकल नहीं बनता है, यहाँ पर इंटरमीडिएट में हर जगह रेडिकल नहीं बनेगा। जहाँ H न्यू वगैरह का रिएक्शन होता है वही चीज तो थोड़ा ध्यान रखना होता है, वो लैब की बात है कि कहाँ रेडिकल बनेगा, कहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा। हम थोड़ा सा लॉजिकल ये बोल देते हैं कि जहाँ पर H न्यू होता है वो रेडिकल बनता है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूटता है तो रेडिकल बनता है, होमोलाइटिक में रेडिकल बनता है, हेट्रोलाइटिक में केटाइन एनाइन बनते हैं, हम बोल देते हैं, बट ये चीजें हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि लैब की बातें हैं कि ये यहाँ पर यही रिएक्शन हो रहा है। अब इस रिएक्शन को हम मोड़ दे SN1 की तरफ भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इस रिएक्शन को SN1 में भी मोड़ देंगे। तो वो थोड़ा सा यही ध्यान रखना पड़ता है कि ये रिएक्शन इसके थ्रू जाना है, इस मैकेनिज्म के थ्रू जाना है। ये सेटजब और हॉफमैन समझ में आ गया होगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लो फिर।
तो सेट और ये समझ, पहले मैं अब क्या करता हूं, एक E1 E2 वाला बताता हूं, E2 वाला आपको क्लियर कराता हूं E2 क्या है। तो E2 मैकेनिज्म सिंपल सा है। E2 में क्या होता है और E1 में क्या डिफरेंस क्या है, बस सिंपल सा डिफरेंस है E1 और E2 में। तो अब लिख लो E2 मैकेनिज्म फॉर, इसके लिए लिख लो डिहेलोजिनेशन के लिए लिख लो, कोई किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं। CH3 CH2 और Cl। E1 तो डबल बॉन्ड तो बनना तय है। अब यहां लिखेंगे अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH, ठीक है, और यहां हीटिंग कर देंगे। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में यहां पर ये बॉन्ड, अब ये जो बेस है OH जो है वो, यहां से क्या होता है, यहां इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन ऐसे नहीं होगा। अब इसलिए नहीं होता है कि क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता है। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है ना। इसीलिए ज्यादा केस में जो कार्बोकेटाइन का स्टेबल है, जो जहां जहां 3 डिग्री होगा वो समझ लो कि E2 मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा। ये E1 भी जा सकता है और ये E2 भी जा सकता है, और ये हमेशा E1 को जाएगा, सॉरी, ये हमेशा E2 को जाएगा। ये हो जाएगा E1 और ये जाएगा E2। यानी ये 1 डिग्री में स्टेबिलिटी नहीं मिलने की वजह से इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। तो एक चीज तो हमें समझ में आया कि E1 के मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन बनता है, और E2 के मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि स्टेबल ही नहीं होगा। यानी जहां जहां कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होगा तो सोच लो को E2 के थ्रू जा रहा है, ठीक है। अब ये हम आइडिया लगा सकते हैं। तो E1 और E2 का प्रोडक्ट एक जैसा होता है, प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। E1 और E2 के प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस डिफरेंस यहां आता है कि इसके इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन बनता है, इसके नहीं बनता है। तो ठीक है, अगर मैं प्रोडक्ट लिखूं तो इसका प्रोडक्ट मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं पहले, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब इसका मैकेनिज्म देख लो कैसे होगा। अच्छा, E1 के थ्रू जाता भी तो यही बनता और E2 के थ्रू भी जाता तो यही बनता, लेकिन ये जाएगा E2 के थ्रू, E1 के थ्रू नहीं आएगा। इसका अब मैकेनिज्म देख लेते हैं क्या है। CH3 और ये CH2, ठीक है, और ये Cl है। होता क्या है, जो ये OH है ये पार्शियल नेगेटिव है, ये तो ये पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये इसको अप्रोच करता है। तो मैं एक बीच में लिख रहा हूं ऐसा, जब ये बीच में ऐसे अप्रोच करता है इसको, तो ये CH2 और ये Cl जो है ये इधर से अप्रोच करता है, तो उसी समय इसका बॉन्ड टूटता है, ये Cl ब्रेक होता है और ये अप्रोच करने की कोशिश करता है, ये अप्रोच करने की इसको कोशिश करता है, और ये थोड़ा सा टूटते जाता है। तो ये क्या होगा, ये दोनों साथ साथ होगा, ये अप्रोच करने की भी कोशिश करेगा और ये टूटता भी जाएगा। तो दोनों काम एक साथ होता है। ऐसा नहीं कि एक बार ये टूट गया, कार्बोकेटाइन बना, फिर ये बॉन्ड बनेगा, ऐसा नहीं होता है। ये इसको अप्रोच भी करता है और ये बॉन्ड को तोड़ता जाता है, वीक होता जाता है, इसलिए डॉट डॉट सम लिखा है। इधर से ये अप्रोच कर रहा है, ये टूटता जा रहा है, और एक समय ऐसा होगा कि तुरंत टूटेगा और यहां से तुरंत हाइड्रोजन निकलेगा और फिर डबल बॉन्ड बन जाएगा, CH2 और ये CH2। यानी ये बीच में कहीं कार्बोकेटाइन बनने का मौका ही नहीं देता है, ये तुरंत निकला तो यहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ और तुरंत ये डबल बॉन्ड बन जाता है। बीच में कार्बोकेटाइन इसलिए नहीं बनता है क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता है, इसलिए उसको जनरेट करने के लिए वो ज्यादा स्टेबल नहीं होने की वजह से ज्यादा उस पाथ को फॉलो नहीं कर पाता है। तो वहां स्टेबिलिटी नहीं आने की वजह से उस पाथ पे जाता ही नहीं है। तो यहां से ये अप्रोच करेगा और ये तोड़ेगा और ये तुरंत डबल बॉन्ड बना देगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन बीच में 1 डिग्री अगर बना तो दिस वन इज नॉट स्टेबल, इसीलिए वो कार्बोकेटाइन बनने ही नहीं देता है। बोलता है कि तुरंत तोड़ो और तुरंत डबल बॉन्ड बनाओ। तो बीच में कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट कहीं बनता ही नहीं, वही है E2 मैकेनिज्म। तो E2 मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये डायरेक्ट डबल बॉन्ड बनाता है। तो
तो अच्छा E2 मैकेनिज्म कौन बनाएगा, तो 1 डिग्री बनाएगा। 3 डिग्री जो है वो E1 बनाएगा। 2 डिग्री में हम दोनों में से स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम चुन सकते हैं। समझ में आएगा? ऐसा हम बनाएंगे, इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन बनाएंगे, लेकिन जब जब 1 डिग्री आएगा तब तब आप E1 E2 मैकेनिज्म का फॉलो करोगे। वहां से एक बार तोड़ोगे और अल्कोहलिक केज इंडिकेट करेगा कि ये हमें किसके थ्रू जाना है, ई के थ्रू जाना है। अच्छा 1 डिग्री और 2 डिग्री डिसाइड करेगा कि हमें E1 चुनना है कि E2 चुनना है, तो ये डिसाइड करेगा इलिमिनेशन। अब 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री डिसाइड करेगा E1 और E2, E1 और E2। अगर 1 डिग्री रहा तो E2 मैकेनिज्म होगा। तो दिस वन इज 1 डिग्री, ये 1 डिग्री है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बनेगा तो ये कार्बोकेटाइन 1 डिग्री बनेगा, और बना भी दे हम यहाँ पे कार्बोकेटाइन, तो ये कार्बोकेटाइन 1 डिग्री बनेगा। तो ये 1 डिग्री हमें डिसाइड कर दिया कि हमें E2 के थ्रू जाना है, यानी इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन नहीं बनाना है। तो ये भी आप लिख लेना कि कार्बोकेटाइन कौन ज्यादा स्टेबल होता है, तो 3 डिग्री होता है, इसीलिए 3 डिग्री वाला और 2 डिग्री वाला मोस्टली E1 के थ्रू जाता है। ठीक है, मोस्टली E1 के थ्रू जाता है, और जो लेस स्टेबल होता है वो E2 के थ्रू जाता है। ठीक है, दूसरा अप्रोच ये बोला जाता है कि जैसे मान लो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा रहा, ऐसा ही बोला जाता है, तो आगे चल के बताएंगे। जहां स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा रहा, मतलब ये इसको अप्रोच करने ही नहीं दे रहा है, इसके पास ये आने ही नहीं दे रहा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो उस केस में E1 बनता है। जब स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है तो उस केस में E1 बनता है। तो आप लिखते चलना, जब स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, यानी बहुत ज्यादा यहां पर इसको अप्रोच करने ही नहीं दे रहा, ये पूरा घिरा हुआ चारों तरफ से, तो ये अप्रोच करने ही नहीं देगा, तो ये धीरे धीरे इसको अप्रोच करेगा और ये इसको बॉन्ड को तोड़ के कार्बोकेटाइन बनेगा। यानी कि अगर स्टेरिक हिंड्रेंस रहा, स्टेरिक हिंड्रेंस यानी बल्कि ग्रुप रहा बहुत ज्यादा इधर, तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो E1 होगा, यानी वहां पर कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, देखो ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये छोटे छोटे ग्रुप है, तो छोटे छोटे जब ग्रुप है तो ये आराम से अप्रोच कर लेता है और उसी समय बॉन्ड तोड़ता है और ये अप्रोच करता है। तुरंत ये क्या करता है, जब ये आराम से इसको प्लस बनाए तब तक बनाने का मौका नहीं देता है, तुरंत ये यहां से हाइड्रोजन हटा के डबल बॉन्ड लगा देता है। तो अगर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं रहा, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो ये E2 फॉलो होगा। अच्छा E1 और E2 में क्या डिफरेंस है, यहां कार्बोकेटाइन बनेगा और यहां कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। अच्छा प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, प्रोडक्ट एक ही जैसा बनेगा, अब मेजर और माइनर भी एक ही जैसा हो, कहां पर किस हाइड्रोजन का हटाए, आगे चल के लॉजिक ये भी होगा कि किस हाइड्रोजन का हटाए हम, तो प्रोडक्ट एक ही जैसा होगा। ठीक है, अगर 3 डिग्री है तो E1 के थ्रू जाएगा, क्योंकि वहां पर कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, यानी जहां कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी मिलेगा वहां कहां जाएगा, और ये जो जाएगा E2, क्योंकि यहां कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होता है। तो अगर कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी मिलता है, कार्बोकेटाइन अगर स्टेबल हो रहा है, तो मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होगा, E1। अगर कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है तो उसको बनाने का मौका नहीं देगा, तुरंत उसको हटा के जोड़ देगा बॉन्ड, तो OE2 हो जाएगा। तो E1 और E2 में यही डिफरेंस है कि इसके इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन बनता है, इसके इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। प्रोडक्ट एक ही जैसा बनेगा, या तो E1 के थ्रू जाए या तो E2 के थ्रू जाए, बनना डबल बॉन्ड ही है, लेकिन डिफरेंस आएगा इंटरमीडिएट में। तो इंटरमीडिएट में जैसे अब इंटरमीडिएट में बनने से क्या फर्क पड़ गया, तो इंटरमीडिएट में बनने से ये फर्क पड़ जाएगा कि यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड करते थे वो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी चेक करते थे, अब यहाँ कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी नहीं चेक करेंगे, यहाँ पर मेजर और माइनर का कार्बोकेटाइन का शिफ्टिंग करते थे, यहाँ कार्बोकेटाइन का शिफ्टिंग नहीं करेंगे, यहाँ मेजर और माइनर उसके बाद हम डिसाइड करते थे, हालांकि यहाँ भी मेजर और माइनर उसी तरह से डिसाइड करेंगे। एक मैं क्वेश्चन लेके आपको सब कुछ दोनों में और डिफरेंस बताता हूँ, तो बस अभी इतना लिखो। तो इसको मैं अब समराइज कर दे रहा हूं कि E1 और E2 क्या, कैसे हम पहचानेंगे और E1 E2 में डिफरेंस क्या है। तो E1 और E2 में हमने E1 पढ़ा था, E2 में पहला पॉइंट तो ये है कि E1 में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट में बनता है,
इंटरमीडिएट में फॉर्म होता है। यहां कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट में फॉर्म नहीं होता है, इंटरमीडिएट में फॉर्म नहीं होता। अच्छा, इस कहने से क्या लेना देना है, नहीं फॉर्म होना क्या है, हाँ लेना देना है। क्यों? रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इसका हम इसके स्टेबिलिटी से डिसाइड करेंगे, स्टेबिलिटी से डिसाइड करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी से नहीं डिसाइड करेंगे, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है। तो यहां रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिसाइड करेंगे हम बताएंगे अभी। लेकिन यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, स्टेबिलिटी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के हेल्प से करेंगे। लेकिन यहां नहीं करेंगे, यहां कैसे करेंगे अभी मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट, यहां हम शिफ्टिंग के बारे में सोच सकते हैं, यहां हम शिफ्टिंग के बारे में सोच सकते हैं, रीअरेंजमेंट के बारे में सोच सकते हैं, रीअरेंजमेंट के बारे में सोच सकते हैं कार्बोकेटाइन के। यहां लेकिन रीअरेंजमेंट करवाना ही नहीं है, क्योंकि बना ही नहीं ना प्रोडक्ट इंटरमीडिएट में। तो यहां रीअरेंजमेंट के बारे में हमें सोचना ही नहीं है। जहां से Cl हटेगा वहीं पर हमें डबल बॉन्ड लगाना है कहीं ना कहीं, तो उसके रीअरेंजमेंट के बारे में हमें सोचना ही नहीं है। तो यहां हम रीअरेंजमेंट के बारे में सोचेंगे ही नहीं, लेकिन यहां रीअरेंजमेंट के बारे में सोचेंगे, ठीक है। अच्छा, यहां जो है मेजर और माइनर आफ्टर शिफ्टिंग हम देखते हैं, या शिफ्टिंग करके देखते हैं। तो मेजर और माइनर जो होता है प्रोडक्ट, वो हम ये देखते हैं आफ्टर शिफ्टिंग, हम चेक करते हैं। आफ्टर शिफ्टिंग करने के बाद हम उसमें ये देखते हैं कि अल्फा एच कितना है, ठीक है। इसमें भी मेजर और माइनर जो है वो हम वैसा ही देखेंगे, अल्फा एच ही देखेंगे, लेकिन हम उसमें शिफ्टिंग नहीं करेंगे, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो मेजर और माइनर अल्फा एच से ही चेक किया जाएगा, लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो E1 में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, E2 में कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। ये क्या क्या हमें सिखा के लेके जाएगा, ये सिखा के लेके जाएगा, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन स्टेबिलिटी बताएगा। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चूज करेंगे वो बता रहा हूं मैं। यहां शिफ्टिंग के बारे में सोचेंगे, रीअरेंजमेंट के बारे में सोचेंगे, और रीअरेंजमेंट करके ही हम मेजर और माइनर डिसाइड करेंगे और उसका प्रोडक्ट हम लिखेंगे। यानी हम प्रोडक्ट आफ्टर रीअरेंजमेंट के बाद ही लिखा करते हैं। लेकिन इसमें रीअरेंजमेंट जब होगा ही नहीं, इसमें रीअरेंजमेंट होता ही नहीं है, तो वहीं पर हम मेजर और माइनर डिसाइड करेंगे। यानी इसमें जो होगा और रीअरेंजमेंट करने के बाद ही प्रोडक्ट लिखना है। और रीअरेंजमेंट कहाँ करना है वो हमने आपको बोला है कहाँ करना है। हो भी सकता है कि हो भी, और हो सकता है नहीं भी हो, ठीक है, वो तो बात की बात है। लेकिन इसमें तो रीअरेंजमेंट का कोई सवाल ही नहीं कि रीअरेंजमेंट भी हो। तो इसमें मेजर रीअरेंजमेंट करना ही नहीं, तो वहीं पे प्रोडक्ट बना देना। अच्छा, प्रोडक्ट में मेजर और माइनर कैसे चेक करें, वही प्रोसेस है, अल्फा एच, जिसका अल्फा एच ज्यादा है उसका मेजर ज्यादा होगा। अब बात रहा ये कि इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, इसमें नहीं बनता है, तो इतना क्वेश्चन खड़े हो गए। अब हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि ये रिएक्शन E1 के थ्रू जाएगा और ये रिएक्शन E2 के थ्रू जाएगा, हम ये डिसाइडिंग कैसे करेंगे, कैसे हमें समझ में आएगा कि ये E1 के थ्रू जाना है, ये E2 के थ्रू जाना है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा एक बेसिक अप्रोच ये है कि E1 में हम कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी देखा करते हैं, कार्बोकेटाइन का हम स्टेबिलिटी देखेंगे। अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो E1 के थ्रू जाएगा, अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है, तो वो E2 के थ्रू जाएगा। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन E2 के थ्रू जाएगा और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन कैसे जाएगा, E1 के थ्रू जाएगा, ठीक है। दूसरा अप्रोच ये है कि इसमें जिस पे अप्रोच अटैक कर रहा था वो बल्कीनेस होना चाहिए। अगर बल्की ज्यादा है, बल्की है वो, या स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो जो अप्रोच कर रहा था वो जल्दी अप्रोच नहीं कर पाएगा। तो बल्कीनेस के केस में ये E1 जाएगा, इसलिए तो 3 डिग्री में बल्कीनेस ज्यादा होता है। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो Cl लगा दूं मैं, यहाँ पर 3 डिग्री में बल्कीनेस ज्यादा हो जाएगा। अब देखोगे ये 3 डिग्री में और ये 1 डिग्री में लगा दूं, ठीक है, इसको मैं 1 डिग्री लगा दूं, यहां मैं 1 डिग्री लगा दूं, यहां पर केवल एक CH3 रखूं, H और H। अब देखो ये जो है अब पूरा घिरा हुआ है, यहाँ बल्की ग्रुप है। अब जो OH अटैक करेगा
वो कहां करेगा, यहां करेगा, तो जल्दी इसको अप्रोच नहीं कर पाएगा, जबकि ये छोटे छोटे हैं, केवल एक ही है। अब यहां अप्रोच जो करेगा यहां, वो इसको आराम से मिलेगा। तो यहां बल्कीनेस कम है क्योंकि छोटे छोटे साइज हैं, तो ये लेस बल्की है और ये मोर बल्की है। बल्की होने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, रिपल्सन आएगा, इसमें रिपल्सन कम होता है, ठीक है। तो ये 3 डिग्री है और ये बनेगा तो 3 डिग्री होगा। तो इसका प्रोडक्ट हम लिखेंगे E1 के थ्रू और इसका प्रोडक्ट हम लिखेंगे E2 के थ्रू, यानी इसके इंटरमीडिएट में हम कार्बोकेटाइन नहीं बनाएंगे, इसके इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन बनाएंगे। तो ये 3 डिग्री बनेगा और ये 1 डिग्री बनेगा, ये 3 डिग्री बनेगा और ये 1 डिग्री बनेगा। इसीलिए जहां बल्कीनेस है, जहां स्टेरिक हिंड्रेंस है, वहां E1 के थ्रू जाएगा, और ये लेस स्टेरिक हिंड्रेंस में, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस में कहां जाएगा, E2 के थ्रू जाएगा। अच्छा, तो पहले हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि हम E1 के थ्रू लेके जाएं या E2 के थ्रू लेके जाएं। अच्छा, दोनों में जब हम समझ में आ जाएगा कि E1 के थ्रू लेके जाना है, E2 के थ्रू लेके जाना है, तो उसके बाद क्वेश्चन कैसे हमें घुमाएगा। तो जब हम E1 के थ्रू लेके जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे सोचेंगे, शिफ्टिंग के बारे में सोचेंगे, मेजर और माइनर ऐसे सोचेंगे। E2 में लेके जाएंगे तो हम रेट ऑफ रिएक्शन के अलग सोचेंगे, वो कैसे सोचेंगे बताएंगे। वहां रीअरेंजमेंट के बारे में हम नहीं सोचेंगे, वहां पर मेजर और माइनर अल्फा से चेक किया जाता है, जैसे यहां चेक करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में ये हमारे सामने समस्या आ जाती है, को रिएक्शन E1 के थ्रू जाएगा कि E2 के थ्रू जाएगा, ये हमारे सामने डिसाइडिंग फैक्टर होगा। अगर E1 के थ्रू जाएगा तो हम इतने चीजें पॉइंट सोच सकते हैं, अगर E2 के थ्रू जाएगा तो हम वो पॉइंट नहीं सोच सकते हैं। इसको पहले आप लिखो, इसके बाद मैं 1-2 क्वेश्चन करवाता हूं, तब फिर हम SN1 में थोड़ा सा एंट्री मरवाते हैं कि SN1 और E1 कैसे सिमिलर टाइप का हो जाता है। तो ऐसा नहीं हो कि रीअरेंजमेंट जो रिएजेंट होता है वो E1 का अलग होता है, E2 का रिएजेंट अलग होगा, उसका प्रोडक्ट अलग हो, एक ही जैसा हो जाएगा। इसको आप पहले लिखो कि E1 कैसे जाना है, E1 किसके लिए जाएंगे, E2, क्योंकि पहले आप डिसाइड करोगे ना कि किस पाथ के थ्रू जाए, कौन सा हम रास्ता चुने। अच्छा, E1 अगर रास्ता चुनोगे तो ये इसके बारे में हम सोचेंगे, अगर हम E2 रास्ता चुनेंगे तो इतने बारे में सोचेंगे, यानी हम रीअरेंजमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, वहां पर हम कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी के बारे में नहीं सोचेंगे। तो कौन सा रास्ता चुनना है और चुनने के बाद उसमें क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या रूल फॉलो करना है, वो हमें जानकारी होना चाहिए। तो मैं अब क्या करता हूं, एक क्वेश्चन करवाता हूं जिससे आपको E1 और E2 को थोड़ा सा अप्रोच बताते हैं कि क्या होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम देते हैं, सिंपल सा एक क्वेश्चन सा, आर्गुमेंट भी हमारा हो जाएगा कि हम कैसे कर रहे हैं। तो मैं 2 कॉलम में कर रहा हूं। देखो, अब मान लो वही क्वेश्चन लेते हैं जो हमने दिया था, CH3 CH2 और यहां मैं ले लिया Cl। ध्यान से सुनना, अब या वहीं पहले ले लेते हैं, Cl ले लेते हैं। अब यहां हमने लिख दिया एल्कोहलिक KOH और हीटिंग लिख दिया, और यहां हम लिख देते हैं HHH। मैं 1 डिग्री भी अब नहीं ले रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल अब ऐसे ले रहा हूं, मिथाइल क्लोराइड ले लिया, वहां एक भी CH3 नहीं लगाया, और यहां मैं ले लिया एल्कोहलिक KOH, ये ले लिया और हीटिंग दे दिया। प्रोडक्ट एक ही जैसा बनेगा, ये हटेगा और डबल बॉन्ड लगाएगा। अब डबल बॉन्ड कहां लगाना है, यहां की यहां के यहां सिमिलर है, तो प्रोडक्ट तो वहीं बनना है हमारा, कहीं भी डबल बॉन्ड लगा दो। ये हमने एक डबल बॉन्ड लगा दिया, हमने इसको हटा के और एक डबल बॉन्ड हमने जोड़ दिया, या तो इस पे जोड़ देते या तो यहाँ प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट क्या होगा। अच्छा, एक यहाँ पर लेना ही पड़ेगा क्योंकि बॉन्ड कैसे बनेगा, तो यहाँ पर हम एक CH3 ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर अप्रोच करेगा तो यहाँ प्रोडक्ट क्या होगा, तो ये हटेगा और ये इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ पर हम डबल बॉन्ड बना देते हैं। तो प्रोडक्ट तो हम एक जैसा लिख रहे हैं, प्रोडक्ट तो हमें एलिमिनेशन ही करना है, हमने एक जैसा ही लिख दिया, लेकिन अप्रोच अलग अलग होगा। अब देखो कैसे अप्रोच होगा, इसमें अगर ये इस पर अटैक करेगा तो स्टेप 1 में यहां पर ये बनेगा कार्बोकेटाइन,
ये बनेगा कार्बोकेटाइन। और ये कार्बोकेटाइन जो होता है वो 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन यहां पर क्या होगा, कार्बोकेटाइन यहां पर क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, अच्छा ये जब इसको OH माइनस इसको अप्रोच कर रहा होगा तो थोड़ा बल्की है, तो इसको यहां अप्रोच करना है, यहां पे अप्रोच करना है, तो यहां पे जल्दी आ नहीं पाएगा क्योंकि ये बल्की लगा हुआ है, बल्की है। तो बल्कीनेस और ये स्टेबिलिटी से हमें समझ में आ रहा है कि इसका जो मैकेनिज्म फॉलो होगा वो E1 फॉलो होगा। तो हम पहले डिसाइड कर लिए कि इसका मैकेनिज्म E1 फॉलो होगा, क्योंकि हमें डिसाइड भी करना होगा कि E1 होगा कि E2 होगा। तो हमने इस चीज को देख के समझ में आ गया कि E1 फॉलो होगा। अच्छा E1 में क्या आप सोचेंगे, तो E1 में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट में बना, तो यहाँ क्या क्या सोचेंगे हम, यही से हमें डिसाइड होगा रेट ऑफ रिएक्शन। हम क्या सोचेंगे, रीअरेंजमेंट के बारे में, रीअरेंजमेंट के बारे में सोचेंगे। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, अगर रीअरेंजमेंट करने के लायक होगा तो प्रोडक्ट लिखेंगे आफ्टर रीअरेंजमेंट करके लिखेंगे, आफ्टर रीअरेंजमेंट करके लिखेंगे, रीअरेंजमेंट करके हम लिखेंगे। और यहां से हम मेजर और फिर मेजर और क्या डिसाइड करेंगे, माइनर। कैसे डिसाइड करेंगे, हाइपर कंजुगेशन से, अल्फाइंस से। ये चीजें हम यहां से सोच सकते हैं। अब यहां से हटा दो और हमारा स्टेप 2 वाला में क्या हो जाएगा, स्टेप 2 में यहां से हाइड्रोजन हटेगा और यहां पर बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो हमारा तो यहां मेजर और माइनर शिफ्टिंग भी नहीं है, सिंपल सा हमने बस इस चीज को बताने की कोशिश किया कि इसको E1 के थ्रू जाना है। हमारा मेन फोकस इस पे, क्योंकि हम इस पे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो यहां हम रीअरेंजमेंट करने के बारे में नहीं सोचेंगे। प्रोडक्ट रीअरेंजमेंट जब होगा ही नहीं तो प्रोडक्ट डायरेक्ट हम लिखेंगे। अच्छा मेजर और माइनर, मैं अब यहां डबल बॉन्ड लगाऊं कि यहां लगाऊं, यहां लगाऊं, इसमें भी आर्गुमेंट यहां नहीं है क्योंकि ये सब क्वेश्चन मैंने सेपरेट आपको अलग से करवा चुका है। तो इसमें डबल बॉन्ड लगा दो और वही हमारा मेजर होगा, क्योंकि सब कुछ सिमिलर है, यहां लगा दो या यहां लगा दो, बात एक ही है। तो यहां पर हम मैंने क्वेश्चन देने के पीछे पर्पस ये था कि आप पहचानो कि ये E1 के थ्रू जा रहा है, और E1 के थ्रू जाएगा तो इतना चीजें आपको सोचना है। अब इसके मैकेनिज्म में देखो, इसके मैकेनिज्म में अगर बाय द वे आपने यहां पर इसको हटा के स्टेप 1 में अगर यहां पर आपने बना दिया हटा के, क्या यहां पर हटा के आपने बना दी, ये 1 डिग्री है, तो यहां 1 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता है, इसीलिए यहां पर इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। तो स्टेबल नहीं होने की वजह से ये इंटरमीडिएट में क्या होगा, कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, कार्बोकेटाइन नहीं बन। तो क्या होगा, तो समझ में आ जाएगा, या यहाँ बल्किनेस भी कम है, तो ये समझ में आ गया कि हमें ये किसके थ्रू जाना है, भाया E2 के थ्रू जाना है, हमें E2 के थ्रू जाना है, ये देख के समझ में आया। तो यही हमारा मेन अप्रोच है। अच्छा E2 के थ्रू जाना है तो क्या करना होगा, तो ये बॉन्ड टूटता जाएगा, ये टूटता जाएगा और एक समय अप्रोच इधर OH करेगा, एक समय ऐसा आएगा कि टूट जाएगा और उसी समय ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमें इस चीज के फॉर्मेशन में कार्बोकेटाइन नहीं बनाना है। प्रोडक्ट के बारे में वही, प्रोडक्ट के बारे में मेजर और माइनर जैसे हम अल्फाइन से चेक किया करते थे वही करेंगे यहां भी, ठीक है, लेकिन डबल बॉन्ड वही बनाएंगे। अब तो मेजर और माइनर अल्फाइन से ही चेक किया जाएगा, मेजर और माइनर अल्फाइन से ही चेक किया जाएगा, ठीक है। तो हमने ये चीज सीखा कि ये रिएक्शन E2 के थ्रू जाएगा और ये रिएक्शन E1 के थ्रू जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस कहां क्रिएट करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा। अब ध्यान देना, अब मान लो 2-3 क्वेश्चन में हमें पूछा कि ये सब E2 से ही जा रहा है, तो वहां रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिसाइड करोगे, हाउ टू डिसाइड। अब यहां रेट ऑफ रिएक्शन हम डिसाइड करते थे कैसे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यहां पर हम देखें। तो यहां रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे डिसाइड करेंगे, यहां रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट बना के, याद रखना प्रोडक्ट बना के, और उसमें जो स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वहां पर जो स्टेबल बनेगा यानी अल्फाइन से चेक करके जो स्टेबल बनेगा, जो मेजर बनेगा, यानी मान लो ABCD है, ABCD। अब प्रोडक्ट बना लो पहले, अब प्रोडक्ट बना लिए, प्रोडक्ट बनाने के बाद हमारा बना प्रोडक्ट PA', PBA', PCA', PDA', हमारा ये प्रोडक्ट बना। अब यहां पर इसका क्या करो, यहां पर मेजर और माइनर डिसाइड करो कि इनमें यहां पर स्टेबल डिसाइड करो, कौन स्टेबल है। इनमें जो स्टेबल होगा यानी प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी चेक करेंगे, जो स्टेबल होगा वही क्या होगा, फास्ट होगा, वही रिएक्शन फास्ट होगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट।
तो हम यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट पे डिसाइड करेंगे कौन ज्यादा स्टेबल है, लेकिन यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के बारे में डिसाइड करेंगे। और यहाँ सब कुछ प्रोडक्ट बना के आराम से वहां प्रोडक्ट में स्टेबिलिटी किसका ज्यादा है उसमें चेक कर लो, चेक करने के बाद जो स्टेबल होगा वो रिएक्शन फास्ट होगा। तो E1 और E2 में यही डिफरेंस है, लेकिन कब E1 के थ्रू जाना है और कब E2 के थ्रू जाना है वो देख के समझ में आएगा। ठीक है, तो आप इसको लिख लो। तो इसमें अगर कोई डाउट है तो आप बोलो, बता रहा हूं मैं। अब यहां ध्यान देना, हमने लिखा CH3 या ऐसे लिख लो C और यहां है Cl। ठीक है, C यहां है। अब यहां हमने रिएजेंट लिखा, अब यहां हमने अगर रिएजेंट लिया वाटर और 60 डिग्री है और सेम टू सेम रिएक्शन में हमने रिएजेंट लिखा कि वाटर लिखा और यह 10 डिग्री सेल्सियस है। तो याद रखना एक चीज, अगर हीटिंग ज्यादा हो तो E1 को फॉलो करेगा, अभी मैंने बताया। और ये होता है एक्जोथर्मिक, ये SN1 में बता रहा हूं, ये SN1 के थ्रू जाएगा और ये E1, यानी ये एंडोथर्मिक होता है। और एंडोथर्मिक में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो फॉरवर्ड की तरफ भागता है। तो ये चीज हमें डिसाइड पहले टेम्परेचर से कर लेना है अगर मेंशन है तो। और SN1 जो होता है वो एक्जोथर्मिक होता है। अब SN1 तो हमने बोला भी नहीं क्या होता है, अभी बता रहा हूं क्या होता है। एक्जोथर्मिक होता है तो ये लो टेम्परेचर पे क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। ये चीज हमें समझ में आ गया। अब देखो यही रिएक्शन यही रिएजेंट सेम टू सेम, बस टेम्परेचर का डिफरेंस है। और देखो प्रोडक्ट कैसे चेंज हो जाएगा, C और ये C डबल बॉन्ड C और ये C, ये हमारा E1 के थ्रू प्रोडक्ट बन गया। लेकिन SN1 के थ्रू प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो SN1 के थ्रू हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा OH। तो अभी मैं मीनिंग बताता रहा हूं SN1 का क्या होता है। अच्छा, ये तो हमें समझ में आ गया होगा कि मैकेनिज्म कैसे बनना है। यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन के बाद शिफ्टिंग का कोई बात नहीं है, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसको हम SN1 क्यों बोलेंगे। तो देखो सब कुछ सेम, रिएक्टेंट सेम, रिएजेंट सेम, प्रोडक्ट अलग। ये E1 मैकेनिज्म है और ये SN1 मैकेनिज्म है। देखो कैसे चेंज हो गया। अब देखो कैसे, क्या ये SN1 होता है क्या। SN1 के बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं। इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और यहाँ ऑर्डर 1 है। ये जैसे ऑर्डर वहां लिखा करते हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल अलग से बताएंगे। बस यहाँ थोड़ा सा अप्रोच में बता रहा हूं कि होता है क्या। होगा क्या, जब ये स्टेप 1 में ये यहां से OH, ये OH यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव है यहाँ पे, तो ये OH इधर से अप्रोच करने की कोशिश करेगा। यहां से OH जो है पार्शियल पॉजिटिव है, तो यहां से OH थोड़ा सा अप्रोच करने की कोशिश करेगा स्टेप 1 में। जब अप्रोच करने की कोशिश करेगा तो यहां पर हमारा 2 बन जाएगा। क्या, तो यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, हम इसको E1 के थ्रू नहीं लेके जाएंगे, हम यहां से बॉन्ड तोड़ देंगे, अब बना देंगे, हमारा कार्बोकेटाइन बन गया हमारा, यानी इंटरमीडिएट में हमने कार्बोकेटाइन बना दिया। शिफ्टिंग के बारे में नहीं सोचेंगे हम, क्योंकि शिफ्टिंग ऑलरेडी स्टेबल मतलब 2 डिग्री है। अब होगा क्या, अब अगला बार यहाँ OH था, अब ये OH था, अब अगला बार 2 काम हो सकता है, या तो ये OH इस पर अटैक मार दे और या तो ये डबल बॉन्ड बना दे। तो जब डबल बॉन्ड बना लेगा ये, तो ये E1 को फॉलो कर देगा। अब जब ये अटैक मार देगा प्लस और माइनस, तो हम इसको बोल देते हैं क्या, कि ये यहां पर आ गया OH, ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका नाम ही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट हो गया, एक नया बॉन्ड तोड़ के, इसको तोड़ के, और खुद क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, खुद को तोड़। ये इलिमिनेशन है, इलिमिनेशन में डबल बॉन्ड बनता है और सब्स्टिट्यूशन में खुद सब्स्टिट्यूट होता है। तो यहां Cl हट के खुद OH क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। लेकिन दोनों अलग अलग है, ये SN1 के थ्रू जा रहा है और ये E1 के थ्रू जा रहा है, प्रोडक्ट भी अलग आ रहा है। अब हमें कैसे समझ में आएगा कि इसके थ्रू जाना है कि इसके थ्रू जाना है। तो यहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि SN1 के थ्रू जाऊं कि E1 के थ्रू जाऊं, इलिमिनेशन करवाऊं। तो यहां पर तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, टेम्परेचर, लेकिन हर जगह टेम्परेचर तो देगा नहीं।
ठीक है, तो थोड़ा सा एलिमिनेशन के बारे में हमने बता दिया। SN1 के बारे में थोड़ा सा बता दिया कि SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसके SN1 के बारे में कल हम डिटेल से मैकेनिज्म बताएंगे। तो ये SN को फॉलो किया। SN1 में भी कार्बोकेटाइन बनता है, जो इसमें होता है वो इसमें होता है, इसमें भी कार्बोकेटाइन बनता है, इसमें भी कार्बोकेटाइन बनता है, इसमें रीअरेंजमेंट्स होते हैं, इसमें रीअरेंजमेंट्स होते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी डिसाइड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी डिसाइड करता है। इसमें बाद में प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड बनता है और इसमें बाद में वो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेता है। ये अटैक नहीं करता है, ये एज ए बेस काम करता है, और इस केस में ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है। बस इतना ही दोनों में डिफरेंस है कि अगला स्टेप में ये इसको अटैक मार देता है और ये एज ए बेस काम करता है, यहां से हाइड्रोजन लेता है, क्योंकि बेस का काम क्या है, हाइड्रोजन का लेना। बेस का काम क्या है, तो यहां से हाइड्रोजन लेता है और डबल बॉन्ड बना देता है, क्योंकि हाइड्रोजन टूटता है ना, तो हाइड्रोजन कौन लेता है, ये। तो यहां पर ये OH एज ए बेस काम कर लिया तो E1 हो गया, और यहां पर ये OH अटैक कर लिया तो न्यूक्लियोफाइल बन गया। तो स्टार्टिंग में मैं तुम लोग को बेस और न्यूक्लियोफाइल बताया था कि बेस और न्यूक्लियोफाइल, तो यहां से ये OH खींच रहा है इसलिए बेस है, और यहां पर अटैक मार रहा है ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल है, क्यों इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, कार्बोकेटाइन की कमी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ OH एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और यहाँ एज ए बेस अटैक करेगा। जब एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो SN1 हो जाएगा, और जब एज ए बेस अटैक करेगा तो E1 हो जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है। तो इसको मैं कल इलिब्रेट करूंगा SN1 को, क्योंकि ये मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताया कि इस दोनों में डिफरेंस क्या है, इस दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो कल मैं SN1 और SN2 का मैकेनिज्म बताऊंगा, फिर आपको एल्कीन स्टार्ट कर दूंगा। इसको थोड़ा सा पढ़ना, कोई डाउट है तो बोलो, समझना इसको।